जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का पार्ट 3। दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो चैप्टर 1 को लेकर हम देख चुके हैं और उनमें आवेशों के बारे में हमने जाना है कि आवेश क्या है और मुख्य रूप से किसी भी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। आवेशन के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे कि घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, वो सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद अगले वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि आवेशों के गुण क्या होते हैं। मुख्य रूप से आवेशों के 4 गुण मैंने आपको बताए हैं, आवेशों की योज्यता को लेकर, आवेशों के क्वांटीकरण को लेकर। अच्छा, मैंने आपको ये भी बोला है कि आवेश का जो एक मुख्य गुण है, एक छोटा सा गुण जिसे आप मान सकते हैं, वो आप याद रखोगे कि समान जो प्रकृति के आवेश है उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के जो आवेश है उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। इसी के साथ आज हम अपना अगला पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 3। दोस्तों, चैप्टर चल रहा है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। आवेशों के बारे में हमने अब तक पढ़ा है और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण जो नियम है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण नियम है कूलाम का नियम। दोस्तों, कूलाम ने क्या बताया इन आवेशों को लेकर, बस वो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। कूलाम का नियम, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, स्तर वैद्युतिकी हम पढ़ रहे हैं, स्तर वैद्युतिकी का पार्ट हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये चैप्टर 1 और अब जो सिलेबस में जो हुआ है थोड़ा सा बदलाव, उस बदलाव में अपना जो पार्ट पहला है, चैप्टर जो पहला है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। भले ही लॉकडाउन जैसी स्थितियां और टाइम हमें कम मिल रहा हो, लेकिन पहला जो चैप्टर है वो अत्यंत महत्वपूर्ण आप जिसे मान सकते हैं, या एक पहली सीडी है 12th के फिजिक्स की और इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसलिए इसमें से कुछ भी करेक्शन नहीं किया गया है। और दूसरे चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि उसमें 2 छोटे छोटे से टॉपिक हटाए गए, एक ही टॉपिक मान सकते हैं, एक ही टॉपिक हटाया गया है गोलीय कोश के कारण। गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हटाया गया है। उसमें जो गोला है, जो पट्टिका है, पृष्ठ है या अनंत रेखीय लंबाई के, वो सारे के सारे टॉपिक नहीं हटे हैं, बस एक ही हटा है, गोलीय कोश, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण था भी नहीं, इसलिए हटा। तीसरे चैप्टर की बात करें तो तीसरे चैप्टर में जो कि विद्युत विभव को लेकर है, तीसरे चैप्टर का नाम विद्युत विभव है, इसी यूनिट का, स्तर वैद्युतिकी का, उसमें स्तर विद्युत विभव और विभवांतर एक टॉपिक छोटा सा हटाया गया है। और उसके बाद किसी गोलीय कोश के कारण जो किसी बिंदु पर विभव है वो टॉपिक हटाया गया है। लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अपनी जो पहली यूनिट है स्तर वैद्युतिकी, उसमें से महत्वपूर्ण कुछ भी हटाया नहीं गया है। आप ऐसा मान सकते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं हटाया है, बस थोड़े से छोटे छोटे से जो टॉपिक थे जो महत्वपूर्ण भी नहीं थे और साथ ही न्यूमेरिकल्स के लिए भी वो नहीं थे, ऐसे टॉपिक हटाए गए हैं। तो हमें चैप्टर पूरा पढ़ना है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हालांकि पहले चैप्टर में से तो किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक नहीं हटा है, हम पूरी बातें करेंगे। कूलाम का जो नियम है उसको लेकर हम बता रहे हैं। दोस्तों, कूलाम एक वैज्ञानिक था जिन्होंने सन 1785 में ये नियम दिया था। सन 1785 में कूलाम ने ये नियम दिया था और ये नियम दिया था 2 स्थिर आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसके लिए। 2 स्थिर आवेश, बस शर्त ये है कि दोनों के दोनों जो आवेश हैं वो स्थिर होने चाहिए। तो ये एक स्थिर आवेश है। आवेश को दोस्तों Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसे Q1 कह दूं क्योंकि 2 है मेरे पास, और एक इसी से मिलता जुलता यहाँ एक आवेश दिया जिसका नाम है Q2। ये 2 स्थिर आवेश हम मान के चलते हैं। कूलाम ने इन्हीं 2 आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उस बल के बारे में बताया है। कूलाम ने क्या बताया है कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है, बल को दोस्तों F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कूलाम वही बात आपको बताते हैं कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कोई बल है, वो बल इन दोनों आवेशों के यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। बस पहली बात आप सीख लीजिए, क्या बात बताई है। कूलाम ने ये कहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य में बल लग रहा होगा एक दूसरे के कारण, आकर्षण या प्रतिकर्षण हो, तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है।
ये इस नियम का पहला हिस्सा रहा है। एक छोटी सी बात इन्होंने और बताई है कि यदि मान के चले कि इन आवेशों के बीच की जो दूरी है वो दूरी स्मॉल वाला r है, अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है तो ये बल जो है वो इस दूरी के वर्ग के क्या रहेगा दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। ये इस नियम का दूसरा हिस्सा है। गुलाब ने ये बताया कि किन्हीं भी दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस बल के बारे में ये चीज बताई है। लेकिन ये नियम दिया है सन 1785 में। हम इस नियम को हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे और आप लोग पहली लाइन तो ये लिखेंगे कि गुलाम ने सन 1785 में एक नियम दिया है जिसके जो कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। तो बल के बारे में बताया है, तो वो बल दो स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि कूलाम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य, आवेश स्थिर होने जरूरी है दोस्तों, इस बात पर गौर करिएगा। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये बात उन्होंने बताई है, जिसमें दो स्टेप मुख्यतः बताए गए हैं। पहला स्टेप है कि मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और दूसरा कि बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये नियम दिया है कूलाम ने। ये दो स्टेप आप यहाँ पे मान सकते हैं जिन्हें मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 कह रहा हूँ। दोस्तों यदि इन दोनों को मिला दिया जाए, F तो इधर बराबर है, अगर दोनों को मिला दिया जाए यानी कि ये कहा जाए कि समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ दोस्तों जो F होगा वो समानुपाती होगा, अंश में है Q1 गुणे Q2 बटे हर में है r²। भले ये दो नहीं लिख करके मैं एक लिखता हूँ, यही समीकरण लिखता हूँ, तो भी बड़ा आसान होगा कि Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती। दोस्तों यदि यहाँ से मैं समानुपात का निशान हटाता हूँ तो यहाँ बराबर और एक नियतांक लगता है k। नियतांक लगता है कि बताएंगे आपको k क्या है, लेकिन जो राशि है वो फिर से मैं लिख देता हूँ Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। इस k को आप यहाँ लगा सकते हैं, Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ ये जो k है, ये k एक प्रकार का क्या है, नियतांक है। हमें अच्छे से मालूम है कि ये नियतांक है। इस k का जो मान है वो 1/4πε0 ये होता है। या इस k के लिए अगर आंकिक मान में बताना चाहूँ तो ये आंकिक मान होता है 9 × 10 की घात 9 × 10 की घात 9। दोस्तों k यहाँ पे कोई भौतिक राशि नहीं है, k एक नियतांक है। कहने का मतलब k जो है उसका मान फिक्स है 9 × 10 की घात 9। यदि इस राशि को इस मान से यानी 9 × 10 की घात 9 से गुणा कर दिया जाए तो ये राशि यहाँ पे समानुपाती न रह करके क्या रह जाएगी, बराबर। बस इतना सा मतलब है इस नियतांक का, और नियतांक का तो हमेशा ही मतलब ये होता है। दोस्तों अगर आप कोई डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, सूत्र किसी का व्युत्पन्न कर रहे हैं, तो उस समय k का जो मान है वो 1/4πε0 लेके चलिए। और यदि आप किसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं, किसी आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप k का मान 9 × 10 की घात 9 लेके चलिएगा। ये आंकिक प्रश्नों के लिए है, और ये कोई भी डेरिवेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, सूत्र व्युत्पन्न कर रहे हैं, तो उस समय है। तो k
जहाँ दिखे वहाँ आप दो प्रकार से इसका जो है यूज ले सकते हैं दोस्तों। इसको मैं यहीं पे रखता हूँ कि ये फॉर्मूला, और इसको यदि अपन k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ले लें तो दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। Q1 और Q2 क्या थे? Q1 और Q2 दो आवेश थे जिनके मध्य बल कार्य कर रहा था। ये जो R है दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे नियतांक k का मान है, जो आगे जाकर 9 × 10 की घात 9 हो जाएगा। कोई नहीं, ये फॉर्मूला है लगने वाले बल का, यानी दो आवेशों के मध्य बल इतना लगता है, ये बताया हमें कूलाम ने। तो ये कूलाम के अनुसार है, और इन्हीं के नाम पे आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम मैंने आपको बताया भी है। छोटे बड़े सारे मात्रकों की बात हमने की है दोस्तों। यहाँ एक चीज आपकी समझ से बाहर हो रही होगी, और वो है एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है दोस्तों। ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है निर्वात के लिए। और माध्यम के लिए कहें तो अलग अलग प्रकार इसके हो सकते हैं। एप्सिलॉन 0 यहाँ पे केवल और केवल जो है निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता। आप एप्सिलॉन 0 के लिए मात्रक भी निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन 0 के लिए आप विमा भी निकाल सकते हैं। तो यदि ऐसा किया जाए कि इस फॉर्मूले में मैं एप्सिलॉन 0 को बाहर कर दूं और f को यदि अंदर डाल देता हूं तो ये फॉर्मूला क्या बनता है जरा देखें। स्क्रीनशॉट आप यहां से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि इसका मैं पक्षांतरण कर दूं, इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन 0 को बाहर लेके आ जाऊं तो दोस्तों 1/4 पाई और यहाँ पे और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर गुणा कर देता हूँ बल F से गुणा हो जाएगा यदि कहीं पे ये करना है हमें। तो एप्सिलॉन नॉट का ये हुआ है। अगर हम इस एप्सिलॉन 0 के मात्रक की ओर बढ़े, एप्सिलॉन 0 का मात्रक, आवेश के मात्रक हमने देख लिए हैं दोस्तों। 1/4 पाई की यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन उसका मात्रक नहीं होता। सीधी सी बात है, आवेश का मात्रक और आवेश का मात्रक होता है कितना। आवेश के मात्रक की बात करें पहले, विमा बाद में देखेंगे, तो कूलाम, और कूलाम का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आवेश डबल है। बट यहाँ पे r दूरी को रिप्रेजेंट करता है, दूरी का मात्रक हमें पता है कि मीटर का क्या होगा, स्क्वायर गुणे बल F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे अगर इसको सीधा किया जाए तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, ये इसका मात्रक है निर्वात की विद्युतशीलता का, जो कि मैंने इस फॉर्मूले में मान रख करके प्राप्त किया है। कूलाम का स्क्वायर मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन, तो सीधा करें तो न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम कह लीजिए, बात सही है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं विमा की ओर। इसकी विमा क्या होगी दोस्तों। विमा के लिए भी तो हम वही करेंगे, 1/4 पाई विमा नहीं है। आवेश की विमा आप जानते हैं A1 और T1, लेकिन डबल होने के कारण मैंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। बट्टे दूरी, दूरी की विमा L होती है, स्क्वायर है तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, ये स्क्वायर ले लीजिए। और बल, बल की विमा MLT -2, MLT -2 1 और 1 है ना। तो ये इसकी विमा A1 T1 पड़ा है ऊपर, A1 T1 ऊपर पड़ा है, तो फाइनली इसकी जो विमा होगी वो लिखते हैं हम AMLT के फॉर्म में। A कितना होगा, तो A यहाँ पे 2 है। M की बात की जाए तो नीचे M 1 है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। L की बात की जाएगी तो L इधर 2 है, इधर 1 3, और ये तीनों प्लस में है, ऊपर आए तो किस में हो गए, माइनस में हो गए। अच्छा, T की बात की जाएगी तो T -2, ऊपर आए तो प्लस के 2 प्लस के 2 और प्लस के 2 प्लस के कितने हो गए, 4। यानी ये जो होगी ये अपनी जो एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि जो विद्युतशीलता है निर्वात की, उसकी विमा हो जाएगी। तो ये इसकी विमा होगी, ये इसका मात्रक होगा दोस्तों। कहीं
किसी आंकिक प्रश्न में ये जरूरत पड़ जाए कि वहाँ एप्सिलॉन 0 का मान लिखना हो, तो हम एप्सिलॉन 0 का मान कितना लिखेंगे वो भी जरा देखते हैं। तो यहाँ एप्सिलॉन 0 के लिए जो फॉर्मूला आपके पास पड़ा है वो इतना है, और इसके माध्यम से हमने मात्रक और विमा की गणना यहाँ पे की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो अपने कूलाम के नियम का जो फॉर्मूला है वो ये है, और कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में हमें बताता है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ। दोस्तों यदि कहीं बात ये हो जाए कि आपको निकालना पड़ जाए एप्सिलॉन 0 का मान, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्सिलॉन 0 का मान निर्वात के लिए, एप्सिलॉन 0 का मान। तो किस प्रकार से आप निकालेंगे या सीधा याद रखें तो और आसानी होगी। दोस्तों मैंने आपको कहा है कि k का जो मान है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और मैंने आपसे ये भी कहा है कि k का जो मान होता है, अगर आंकिक प्रश्न में काम में लेना हो तो 9 × 10⁹ होता है, ये k का मान है। इस k की जगह अगर मैं वो मान रखता हूँ तो 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पक्षांतर करता हूँ, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आता हूँ तो 4 पाई है ये और गुणा ये, यानी 1/4 पाई, और पाई का मान लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। तो 4 × 3.14 होगा, और इंटू आपको पता है कि ये वाला मान 9 × 10⁹ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन 0 जो है वो 1/, यहाँ पर आप देखें कि 9 को 3 से मल्टीपल कर दीजिए, या फिर 4 के कितने होते हैं 12, और 14 चौके तो 56, यानी कि आपके पास यहाँ जो मान होगा वो होगा 13, और 13 और 10 से मल्टीपल किया तो फिर 113.0, और आगे 14 9 यानी कि 4, 113.04 इंटू 10⁻9 है। लेकिन 10⁻9 को जब हर से अंश में लाया गया तो ये 10⁻, क्या हो जाएगी, गुणे 10⁻−9। जब घातांक को ऊपर लाते हैं तो माइनस में होता है ना। जब इसका भाग आप इसमें लगाओगे तो आपको क्या राशि मिलेगी, जरा देखें। वो राशि मिलेगी आपको 0.00 और 0.00846 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9। यदि आप देखें तो यहाँ जो मान आपको मिलने वाला है दोस्तों 0088। अगर एक संख्या के बाद, वैसे यही करना होता है कि एक संख्या के बाद हम दशमलव लगाए हैं, तो अगर मैं यहाँ ये दशमलव यहाँ ट्रांसफर करता हूँ तो दोस्तों 1 2 और 3, और यानी कि 10⁻9 से 10⁻−12 हो जाएगा। कहने को यह है कि एप्सिलॉन 0 का जो मान है 8.84, 4 के बाद 6 है तो 8 5 कर सकता हूँ, इंटू 10⁻−9 से माइनस कितनी हो गई 12। तो ये दोस्तों आपके एप्सिलॉन नॉट का मान होगा, जो आपको ज़्यादातर स्थितियों में याद रखना होगा। न्यूमेरिकल्स में आप आसानी से इन्हें रख सकते हो, लेकिन ये आया कैसे वो चीज़ मैंने आपको बता दी है कि k = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। k का यहाँ पे आंकिक जो मान है वो मैंने रखा है 9 × 10⁻9। जब इसका पक्षांतर करता हूँ भाग वाली स्थिति गुणे में, और गुणे वाली स्थिति कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है, तो ये वाली 9 × 10⁻9। और ये जब आप सॉल्व करते हो 4 × 12 और 4 × 56 हो जाता है। 9 कैलकुलेशन एक बार देख लेना, और 10 से इसे मल्टीपल करते हो तो 113, और 9 से तो 113.04 इंटू 10⁻9। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके एप्सिलॉन 0 का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको कहा है कि ये एप्सिलॉन 0 जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता को लेकर हम बात कर रहे हैं। कूलाम का नियम हमने जाना, और विद्युतशीलता का मात्रक और विमा को लेकर हमने दोस्तों बात की है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कूलाम के नियम से जुड़ी हुई ही, यदि कहीं पे आपको स्थिति मिल जाए कि आप बल का परिणामी निकालिए,
मान लो कूलाम का बल दो आवेशों के मध्य लग रहा है, हमें पता दो आवेशों के मध्य बल कार्य करता है। अगर बलों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे? यदि आवेशों की संख्या आपको पता हो तो आप बल की संख्या किस तरीके से मालूम करेंगे, वो स्थिति भी पता होनी चाहिए। साथ ही बलों की दिशा, बल की जो दिशा होती है उस दिशा के साथ साथ आप किस प्रकार से परिणामी निकालेंगे। भाई दिशा अलग अलग हो तो परिणामी हम कैसे निकालते हैं ये बात आपको पता होगी। लेकिन यदि कहीं पे आपसे ये कह दिया जाए कि बल का परिणामी बल निकालिए, किसी भी बल का परिणामी बल, है ना, अगर ये कूलाम बल ज्यादा हो, परिणामी बल के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे? ये छोटे से स्थिति है, हालांकि 11वीं क्लास में सिखा दिया जाता है। हम थोड़ी देर के लिए इसकी बात करेंगे, बिल्कुल बता दूंगा मैं आपको कि क्या है। दोस्तों परिणामी बल, जब किसी एक बिंदु आवेश पर जब इस तरीके से बल लग रहा हो, पहला बल मान लेते हैं F1 है और दूसरा F2 है। कहने को मतलब ये है कि यदि वो बल कौन सी दिशा में, समान दिशा में लगते हो, यदि दो बल समान दिशा में लगते हो तो उनके परिणामी के लिए यानी नेट बल के लिए आप इन दोनों को क्या करते हो? जोड़ते हो। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि यदि बल कौन सी दिशा में हो, विपरीत दिशा, जो स्थितियां काम में आने वाली है दोस्तों उसी की मैं बात कर रहा हूँ। यदि किसी बिंदु आवेश पर बल विपरीत दिशा में F1 इधर लग रहा हो, F2 इधर लग रहा हो, तो हम वहाँ पे परिणामी के लिए यानी नेट बल के लिए हम क्या करते हैं? बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं। तो ये तरीका है परिणामी निकालने का। साथ ही इन दोनों के साथ दो स्थितियां और जान लीजिए, यहीं पे लिख देते चलो। यदि आपको ऐसा कहा जाए कि बल लग रहे हैं और बल की कोई विशेष दिशा नहीं है, एक इस दिशा में लग रहा है, दूसरा इस दिशा में लग रहा है, अगर आपसे ये कहा जाए कि बल F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है और दोनों के बीच का जो कोण है वो यदि थीटा है, यदि यहाँ पे कोण कितना हो दोस्तों, कोण कितना हो, तीसरी स्थिति यानी थीटा, दोनों बलों की दिशा के मध्य, तो आप वहाँ पे फॉर्मूला काम में लेंगे। ए और बी यदि मान के आप चल रहे हो तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? एफ नेट के लिए परिणामी तीव्रता, परिणामी जो बल है उन सब के लिए अपना रूट वाला फॉर्मूला जो 11वीं क्लास में पढ़ते हो वो a² + b² + 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, थीटा जितना भी दिया गया वो आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं। इनके मध्य जो कोण है उसकी बातचीत करके दोस्तों, यदि ये तीनों ही स्थितियां न हो और यदि दो बलों की दिशा इस तरीके से दे दी जाए कि एक बल इस दिशा में है, मान लीजिए F1 है, और दूसरा बल इस दिशा में है, मान लीजिए F2 है, और कोई बीच में कोण वगैरह नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों के घटक मान लेंगे। इसका एक साइन का घटक, साइन घटक और कॉस घटक मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जो थीटा से लगती भुजा है उसको आप कह देंगे कॉस थीटा, तो F2 कॉस थीटा, F1 साइन थीटा, इसका भी घटक मान लेंगे एक ये और एक ये, कॉस थीटा साइन थीटा। यदि थीटा नहीं हो तो आप इस रूप में इन स्थितियों को सॉल्व कर सकते हो। तो ये परिणामी निकालने का तरीका है। आगे हम इन चीज़ों को काम में लेंगे कि परिणामी किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों ये परिणामी निकालने के साथ ही कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपको कहीं वैद्युत बलों की संख्या ज्ञात करनी हो, वैद्युत बलों की संख्या से क्या मतलब हुआ देखिएगा, वैद्युत बलों की संख्या, कहीं पे अगर वैद्युत बलों की संख्या चाहिए तो दोस्तों उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और वो फॉर्मूला है m कोष्टक n-1/2। ये फॉर्मूला है वैद्युत बलों की संख्या ज्ञात करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो n है वो n है आवेशों की संख्या। n क्या है? आवेशों की संख्या, n आवेशों की संख्या है, इस बात का ध्यान रखें। अब n यदि आवेशों की संख्या है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? यदि मान लो मैंने आपसे कह दिया कि दो आवेशों के मध्य बल ज्ञात कीजिए, दो आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा? दो आवेशों के मध्य बल, ये नॉर्मल सी स्थिति है दोस्तों हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए।
दो आवेशों के मध्य बल, तो आवेशों की संख्या कितनी है 2, मतलब 2 कोष्टक 2 माइनस 1 इंटू 2। क्या करेंगे आप यहाँ पे, एक को 2 से मल्टीपल किया, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना प्राप्त हुआ 1, यानी कितना बल लगेगा, दो आवेशों के मध्य एक बल। वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो दो आवेशों के मध्य कूलाम का बल एक बल लगता है, कूलाम बल जिसे हम कह सकते हैं, है ना। बीच बल लगने की अगर कैलकुलेशन की बात की जाए, ये थोड़ी सी आप इसे ट्रिक के रूप में भी मान सकते हैं। अगर आपसे कह दिया गया कि 3 आवेशों के मध्य बल, 3 आवेशों के मध्य बल, 3 आवेशों के मध्य बल लगेगा तो 3 कोष्टक 3 माइनस 1 बटे 2, 2 2 3 6, 6 बटे 2 कितने हो जाएंगे 3 बल। 3 आवेशों के मध्य कितने बल लगेंगे 3 बल। यदि 3 आवेश इस रूप में दे रखे हैं, एक ये मान लीजिए Q1 है, Q2 है और Q3 है, तो एक इन दोनों के मध्य लगेगा, दूसरा इन दोनों के मध्य और तीसरा इन दोनों के मध्य, कितने बल लगेंगे 3। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यदि कह दिया गया कि 4 आवेशों के मध्य कितने बल लगते हैं, 4 आवेशों के मध्य, 4 आवेशों के मध्य बल, तो दोस्तों 4 माइनस 1 बटे 2, तो कितने हो जाएंगे 4 माइनस 1 3, 3 चौके कितने हो जाएंगे 12, 12 बटे 2, यानी कितने बल लगेंगे दोस्तों 6 बल कार्य करेंगे। कैसे करेंगे 6 बल, ये अब आकृति यहाँ पे देखो कि अगर 4 आवेश है, Q1 है, अगर Q2 है, अगर Q3 है और Q4 है, ये विभिन्न स्थितियों पे रखे हुए हैं, हम नॉर्मल मान रहे हैं, तो एक तो इन दोनों के मध्य बल कार्य करेगा, एक इन दोनों के मध्य बल कार्य करेगा, एक इन दोनों के मध्य और एक इन दोनों के मध्य, कितने हुए 4, एक विकर्ण इन दोनों के मध्य और एक इन दोनों के मध्य, 4 और 2 कितने हुए 6, तो कितने बल कार्य करेंगे दोस्तों 6 बल कार्य करेंगे। तो आप कहीं वैद्युत बलों की संख्या आपको चाहिए तो आप वहाँ पे सिंपल सा एक फार्मूला n कोष्टक n माइनस 1 बटे 2 करके आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये आवेशों के मध्य लगे बल या वैद्युत बल की बात है, जिनके मध्य इस तरीके से बल कार्य करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पराविद्युतांक क्या होता है, अच्छा आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे हम कहते हैं, और भी कई सारे टॉपिक जैसे कि विद्युत क्षेत्र को लेकर बात की जानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, क्या उसकी परिभाषा है, जानेंगे अगले वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें, कोशिश अपनी करते रहें। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप जब भी फिजिक्स पढ़ने बैठें या कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठें तो आप अपनी कॉपी और पेन साथ में अवश्य लेके बैठें, ताकि अपने हाथों से अपने खुद के नोट्स बनाते चले, वो सबसे बेहतर है। देखिएगा कि यहाँ पूरी जो हिंदी लैंग्वेज है, अपनी फिजिक्स की सारी परिभाषाएं वगैरह वो तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, क्योंकि लिखना इतना ज़्यादा तो संभव होगा भी नहीं। लेकिन ये कोशिश हम ज़रूर करेंगे कि हम चीज़ों को छोड़े नहीं, हर छोटी से छोटी चीज़ को यहाँ पे लेके चले। और यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और अपनों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिकतम बच्चों को लाभ मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में और पढ़ेंगे अपना चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र एवं आवेश आगे। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहे। धन्यवाद।